प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को युद्ध के संकट के बीच एक बचत मंत्र दिया है। उसमें 7 मंत्र हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक तो हमें बचत करनी है तेल की, इसी के साथ सोना 1 साल तक ना खरीदे, विदेशी यात्रा से बचें, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं और तमाम ऐसी चीजें जिससे हम देश को इस युद्ध संकट से उबार पाएं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि जो खबरें हमने देखी हैं, आपने भी प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अपना जो काफिला है, कॉन्वॉय है, उसको आपने 4 गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। लेकिन आज बड़ा प्रश्न ये है कि सिर्फ काफिले में गाड़ी कम करने से तो ये संकट कटने वाला है नहीं। क्या भारत करेगा जिससे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अब तो जनता ये भी पूछ रही है सर कि तेल पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दी आपने 3-3 रुपए। दोनों पर आपका जवाब सैनी साहब। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्र के नाम अपील किया है, ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये समस्त राष्ट्र का है। क्योंकि जब कोई इस प्रकार का वैश्विक संकट आता है तो समय समय के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश को एक आह्वान भी किया, एक दिशा भी देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की समस्या, एक बड़ी समस्या ये सामने आई है, ये भारत के लिए नहीं आई, ये पूरी वैश्विक समस्या है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो समस्या आई उसको सभी देश इससे जूझ रहे हैं। और उस कठिन समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, क्योंकि पिछले दिनों जब कोरोना संकट के अंदर पूरा विश्व इसकी चपेट में था, उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से समय समय के ऊपर अपील किया है और उन्होंने उस बात को फॉलो भी किया है। उसके परिणाम भी सार्थक निकले हैं। अभी जो इस प्रकार का संकट ये हमारे सामने खड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट का, उसके बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है, ये एक राष्ट्र हित के अंदर उन्होंने अपील किया है। और इस अपील से ये केवल सरकारों के लिए नहीं, ये बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदारी का संदेश देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने भी उसी भावना के साथ कदम उठाए हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमने सरकारी विभागों में ईंधन और बिजली बचत के निर्देश दिए हैं और गैर जरूरी जो वाहन है उनका उपयोग न करें, उसके बारे में हमने कहा है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि ऊर्जा को बढ़ाने पर भी जोर हमने दिया है और सार्वजनिक जो अंजना जी परिवहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ईवी के विकल्प, किसी ने कोई जरूरी अगर कहीं जाना है तो वो ट्रेन से जाए या अन्य चीजों से जाए। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वाहन था कि इसके अंदर जब ये सामूहिक जो अपील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है और इसको जब हम सभी पूरा राष्ट्र लागू करेगा तो ऐसा नहीं है, देश को एक बड़ा जो एक संकट आया है, ये वैश्विक संकट है, उस संकट से निकलने का रास्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपील के अंदर किया है। और हम सब ने उस अपील को मानना चाहिए, क्योंकि ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और मैं आपको अंजना जी बताना चाहता हूं कि जब जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, मैंने स्वयं ही अपने काफिले में भी उनको गाड़ियों को कम किया है। और क्योंकि शुरुआत अगर कहीं से कोई व्यक्ति करता है तो अपने से शुरुआत करता है, हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए। और हमारा लक्ष्य यही है कि कम संसाधनों में अधिक प्रोडक्टिविटी आए, उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं अगला सवाल आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विषयांतर कर रही हूं। आज आपको बिल्कुल अलग रंग ढंग में हम लोग देख रहे हैं, इसकी कोई विशेष वजह? विशेष वजह नहीं थी, क्योंकि आज मैं अपने सिरसा में चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, जिस पवित्र भूमि ते गुरु नानक देव जी समय समय पर और गुरुआं दे चरण कमल उत्थे पड़े ने, उत्थे ते एक विशेष ट्रेन हरी झंडी दिखा करके श्रद्धालुआं दी मैंने सचखंड साहिब, नंदेड़ साहिब
ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਸੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਦਾ भी मुझे मौका मिला है। मैं तो बस ये सोची थी किसी पड़ोसी मुख्यमंत्री से प्रभावित तो नहीं हो गए हैं, थोड़ा लुक आपका अलग लग रहा था आज। चलिए वापस विषय पर आते हैं। परंतु ये सारा पंजाब से, बिल्कुल हाँ अंजना जी, ये सारा पंजाब से, बिल्कुल ठीक, क्योंकि गुरुआं दे चरण कमल ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜੇ ਸੀ ਸਾਰਾ, क्योंकि 1 नवंबर 1966 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੱਗੂਆ ਸੀ। परंतु ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਦੇਖिए परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, परंतु ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿयाणा ਦਾ ਹੈ वो नाखून ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦਾ है। मैं बार-बार कई मंचा ਤੇ इस गल दोनों राज्य भाई की तरह है, पंजाब हरियाणा भाई की तरह, बिल्कुल रिश्ता है दोनों का। ठीक है, वापस टॉपिक पर आते हैं सर। वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली एक और पड़ोसी राज्य की बात हो रही है, पेट्रोल और डीजल की बात हो रही है। तो दिल्ली में 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम सरकारी कर्मचारियों के लिए और 1 दिन मेट्रो डे डिक्लेयर किया गया है। वो कह रहे हैं कि भाई सरकारी कर्मचारी जो है वो मेट्रो पे सवारी करें। हरियाणा में ऐसे और कोई ठोस कदम आपने उठाए हैं क्या? और सबसे बड़ा चैलेंज जानते हैं सैनी जी, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि कोविड के वक्त लोगों में एक डर था कि भाई हम अगर घर से निकलेंगे तो हमको ये बीमारी ना हो जाए, और बड़े डरे हुए थे लोग, उसकी वजह से सब घर में रह गए। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे वक्त पर एक जन आंदोलन, एक जन अभियान आप इसको बना पाएंगे ताकि लोग इसको माने, और कैसे? मैं देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि बदलाव की सबसे बड़ी जो ताकत है अंजना जी, वो जन भागीदारी होता है। और जब जन भागीदारी किसी उसमें खड़ा होता है तो ये केवल जो आदेश होते हैं सरकारी, वो आदेश परिवर्तन नहीं ला सकते। परिवर्तन अगर आता है तो जन भागीदारी से आता है। हमने अपील किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपील किया है, और हम हरियाणा में इस जन जागरूकता और जन सहभागिता अभियान के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और स्कूलों में, चाहे कॉलेजों में, पंचायत उद्योग हो, और या शहरी निकायों में हमने इसको इसके साथ जोड़ा है। और हमने अधिकारियों को भी इसलिए कहा है कि आप कोई बहुत जरूरी हो तो आप तब लाइव जाकर के कोई फिजिकली मीटिंग करें, परंतु नहीं तो आप वर्चुअली भी मीटिंग करें। इसका एक बहुत बड़ा लाभ वो मिलता है, क्योंकि कोई मीटिंग होती है उसके लिए व्यक्ति जब दूर जाता है फिजिकली मीटिंग लेने के लिए, तो अगर वर्चुअली करेगा, हमारे पास संसाधन है, वर्चुअली मीटिंग करेगा तो उसके अंदर एक बड़ा लाभ इस अभियान के अंदर मिलेगा। और लोगों को भी इस अभियान के लिए समझाना जरूरी है कि बिजली, पानी, ईंधन की बचत केवल आर्थिक मुद्दा ये नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक हिस्सा है। हम सब इस बात को लेकर के लोगों को भी हमें समझाने की आवश्यकता है। पर पेट्रोल डीजल की भार तो जनता पे पड़ेगी ना सर? जी जी, 3-3 रुपया ज्यादा तो अब जनता को अपनी जेब से देना है। देखिए अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 11.5 साल का कार्यकाल उनका हुआ है। अभी पिछले दिनों अगर आप लोग देखेंगे, जब कोविड आया, वैश्विक संकट था अंजना जी, उस वैश्विक संकट के अंदर किस प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर असर पड़ा है, उसके बावजूद भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, जब मोदी जी समय समय के ऊपर देश को एक दिशा देने का काम करते रहे, तो उसका प्रभाव हमने सहन किया है। और यही मेन संकट अब हमारे सामने खड़ा हुआ मिडिल ईस्ट का, क्योंकि वहां से रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। रास्ते से हम जो आदान प्रदान करते हैं उसके अंदर दिक्कत खड़ी हुई है, उससे रुका है, और उससे कहीं ना कहीं इस वर्क के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और उसके कारण ये दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हुई है। परंतु इस संकट से भी हम मिलकर के पार निकलेंगे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। ये आह्वान, ये अपील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए किया है। ठीक है सैनी साहब, देखिए ना, विपक्ष की जरा चर्चा करते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई ये उपदेश जो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये उपदेश नहीं है। जो प्रधानमंत्री बचत के लिए सुझाव दे रहे हैं उस पर उनका कहना है ये उपदेश नहीं है, ये सरकार की नाकामी पर मुहर है, ये उनकी नाकामी का सबूत है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष तो साथ है नहीं आपके।
नहीं, देखिए अंजना जी, मैं विपक्ष की आपने बात किया है, राहुल गांधी की बात किया है। विपक्ष ने, क्योंकि जब वैश्विक कोई संकट आता है उस संकट के अंदर विपक्ष का दायित्व होता है कि सहयोग करें, सरकार का नहीं देश का सहयोग करें, ये विपक्ष का दायित्व है। परंतु अंजना जी, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का विपक्ष इतना चिड़चिड़ा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए उसने चिड़चिड़ा, जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर वैश्विक संकट आता है, अगर आप लोग देखेंगे कोरोना के समय के अंदर ना वैक्सीन ना कोई दवाई, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने लगातार देश को समय समय के ऊपर गाइडलाइन दिया है, उसको एक दिशा में लेकर के गए। विपक्ष की क्या भूमिका थी उस समय के अंदर जब पूरा विश्व इसकी चपेट में था? हमारा भारत का विपक्ष निराश था और वो उसके अंदर राजनीति ढूंढ रहा था। संकट के अंदर भी विपक्ष अपनी राजनीति को ढूंढने का अगर काम करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब भी वही स्थिति है। विपक्ष, देखिए, मोदी जी के बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, वो अलग विषय है। अगर मोदी जी जो काम कर रहे हैं उन कामों की वो प्रशंसा करे या ना करे, वो विषय अलग है। मान लीजिए देश हित के अंदर मुख्यमंत्री जी उनकी एक शिकायत है, देश का सम्मान सब जी। मुख्यमंत्री जी, उनकी एक शिकायत है, शरद पवार भी कह रहे हैं कि पीएम की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक की जाए। वो कह रहे हैं कि हमको रीच आउट ही नहीं करता, जो सरकार है वो हमसे बात ही नहीं करती, ये उनकी शिकायत है। देखिए अंजना जी, जहां सर्वदलीय बैठक का सवाल आया, आपने जो कहा है, ये निर्णय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के स्तर पर ये लिया जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई इस प्रकार का कभी भी, जब कोरोना का संकट आया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। और उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये पुलवामा का घटनाक्रम हुआ, पुलवामा के घटनाक्रम के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक के अंदर उसकी चर्चा की है। क्योंकि जब ये केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विषय है और जब देश के ऊपर इस प्रकार का संकट आता है, उनको मालूम है कि सर्वदलीय बैठक के अंदर हमें बैठ करके चर्चा करनी है। परंतु पुलवामा का जो कांड हुआ उसके अंदर विपक्ष की क्या भूमिका थी आप जानते हैं, और सर्वदलीय बैठक हुई। कोरोना के अंदर सर्वदलीय बैठक हुई, उसके अंदर विपक्ष की क्या भूमिका थी? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं अंजना जी आज आपके माध्यम से कि इस प्रकार का निराशा का माहौल विपक्ष में नहीं होना चाहिए। जब कोई वैश्विक संकट आता है, देश के साथ खड़ा हुआ दिखाई विपक्ष देना चाहिए। परंतु इतना चिड़चिड़ा होना और इतना उनके अंदर निराशा होनी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, अब हरियाणा पर जरा मैं आना चाहती हूँ, हरियाणा पर फोकस करना चाहती हूँ। हरियाणा में गुरुग्राम जैसे शहर, जो कि एक तरह से अगर आप देखिए तो वो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। अब ऐसे में बहुत सारी चीजें, मतलब अनंत है ये बहस की, भाई ईवी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ईवी कितने इस वक्त हैं देश में जिसकी वजह से लोगों के लिए एक रास्ता निकले। ईवी प्रोडक्शन से लेकर बहुत सारी चीजें हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि बहुत कुछ बोल देना आसान होता है, उसको कार्यान्वयन करना बहुत चैलेंज रहता है। और यह भी सच है कि बहुत सारे देशों ने बहुत पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी, हमने काफी एक बफर टाइम जनता को दिया है। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इसका होने वाला है, उसको आप कैसे असेस कर रहे हैं एज चीफ मिनिस्टर फॉर हरियाणा? और ग्रोथ इंजन वाले जो आपके गुरुग्राम जैसे शहर हैं, वो कैसे कोप अप करेंगे? इस पर आपका रोड मैप क्या है? देखिए अंजना जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने एक शब्द कहा है कि विश्व के अंदर ये बहुत पहले रेट बढ़े हैं, अभी यहाँ अब बढ़ाए गए हैं, आपने एक शब्द कहा है। परंतु मैं अंजना जी, आप ध्यान करना, जब विश्व के अंदर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े थे, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर टैक्सों की कमी की थी, सभी स्टेट ने भी की थी कमी, ताकि पब्लिक के ऊपर, आम जन के ऊपर इसका प्रभाव न पड़े। परंतु जब ये मिडिल ईस्ट की समस्या लगातार चल रही है और लंबी चल रही है, उस समय के अंदर स्वाभाविक ही है, क्योंकि रेट जब पूरे विश्व के अंदर बढ़ रहे हैं तो हमारी भी यहाँ कोई मजबूरी इसके अंदर हुई है। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल अपील भी किया है कि हम गाड़ी का अन्यथा उपयोग न करें। हरियाणा विशेष रूप से, चाहे हमारा गुरुग्राम है, चाहे फरीदाबाद है, चाहे हमारा ये पंचकुला है, हाँ,
ये चाहे पंचकुला है, ये सारे ऐसे हमारे शहर हैं देश के जो ग्रेथ इंजन के रूप में हमारी सरकार उद्योगों को स्थिर करने के लिए वातावरण बेहतर प्रदान कर रही है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक और निवेश सुविधा पर देने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा मुख्यमंत्री जी कि देखिए, एक मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर सरकार ही, केंद्र सरकार ही ले लीजिए, जब कई ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं या ऐसे बात जनता से कहनी पड़ती है जो कि शायद लोगों को प्रिय ना लगे, कौन चाहेगा कि उसकी व्यवस्थित जिंदगी चल रही है, वो अपना पेट्रोल से जहां से कार से जाना चाह रहा है वो जा रहा है, या सोना खरीद है, शादी है किसी की, कुछ है, या फिर अपना जो भी जिस तरह से वो खर्च करना चाहता है उस पर अगर उसको सुझाव दिया जा रहा है कि बंदिश लगाओ, आपको एज सीएम क्या इस बात का भय भी सताता है कि ऐसा ना हो कि जो कर्ण अप्रिय चीजें हैं उसका जनता की तरफ से बैकलैश झेलना पड़े? नहीं, देखिए, ये राष्ट्रहित का मुद्दा है, राष्ट्र की मजबूती का, अंजना जी, ये मुद्दा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि हम अन्यथा वेस्ट न करें, छोटी बचत और लंबा, एक बात बोलते हैं ना भी, अगर हमने छोटी आज बचत की है तो हम लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके अंदर मेन आह्वान था कि हमने छोटी छोटी चीजों से बचत करनी है, अन्यथा हम खर्च ना करें। ये प्रधानमंत्री जी लगातार जो देश के बारे में, देश की मजबूती के बारे में चिंता करते रहते हैं। मेरा विपक्षी दलों से आग्रह है कि इस समय के अंदर, ऐसे समय के अंदर राजनीति ना खोजें। आप राजनीति हम किसी अन्य विषयों पे कर ले, मैंने कहा है बहुत सारे विषय हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना की, उसके ऊपर राजनीति करें। भाई किसी को लाभ नहीं मिल रहा, आप कहे ना, विपक्ष की जिम्मेवारी है कहना भी इसको लाभ नहीं मिल रहा, लाभ मिलना चाहिए, यही काम होते हैं। परंतु जब वैश्विक संकट कोई आता है उसके अंदर तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा। जी, नायब सिंह सैनी साहब, मुख्यमंत्री हरियाणा के, आप आज तक पर आए और जाहिर तौर पर जिम्मेदारी आप लोगों की बड़ी है, ऐसे वक्त पर चुनौतीपूर्ण समय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।